तो देखो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी मतलब हम अधिशोषण तो पढ़ चुके हैं। अधिशोषण क्या होता है तो हमें मालूम है कि जब कोई गैस या अन्य कोई भी चीज़ें किसी सतह पर आकर के किसी भी चीज़ की सतह पर आकर के चिपक जाती हैं तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी किसका, गैसों का। किसका पढ़ेंगे, गैसों का। तो यहाँ पे समझिए पहले बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये कोई ठोस चीज़ है, ठीक है, ये कोई ठोस चीज़ है और ये उसकी सतह है, ये ऊपर उसकी सतह है। बात समझना ध्यान से। अब क्या बताया, कोई गैस मान लो वायुमंडल में उड़ रही थी, उड़ते उड़ते आ करके यहाँ पे चिपक गई, ठीक है। तो इसकी सतह पर आकर के बैठ गई या चिपक गई, तो मान लेते हैं ये उसके अणु है, ये जा करके चिपक गए, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे हम ये जान चुके हैं कि ये जो गैस के अणु यहाँ पे आकर के चिपक गए हैं, ठीक, किसकी सतह पे, यहाँ पे चिपके आकर के। मान लिया इनका कुछ मान होगा, तो अभी क्या मान होगा वो हम आपको बताएंगे। और एक देखो बच्चों, मान लेते हैं जब ये जहाँ पे आकर के गैस पे चिपके हैं तो उस समय जो टेम्परेचर है पूरी एटमॉस्फेयर का, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो टेम्परेचर कैसा, फिक्स है, स्थिर है। तापमान कैसा है, स्थिर है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, अगर तापमान हम बढ़ाएंगे तो गैस के अणु क्या होंगे, क्या यहाँ पे बैठ जाएंगे आकर के। गैस के अणु जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो वो ऊपर की ओर भगते हैं ना, ऊपर की ओर भगते हैं, तो यहाँ पे आसानी से बैठेंगे नहीं। तो इसलिए यानी हमें तापमान क्या रखना है, स्थिर रखना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, अधिशोषण समतापी होता क्या, पहले हम ये जानेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम पढ़ लेते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है, अधिशोषण द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा। देखो अधिशोषण द्वारा ये जो गैस है आप देख रहे हो ना, ये अधिशोषित गैस है। कैसी है ये, अधिशोषित। बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। अधिशोषित गैस क्या होगी, जिसका अधिशोषण हुआ हो। तो ये अधिशोषित गैस है। कैसी है ये, अधिशोषित गैस। फिर क्या कह रहा है, अधिशोषण द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा में, तो हम मान लेते हैं अधिशोषित गैस की जो मात्रा है वो कितनी है, यम। कितनी मान लेते हैं, यम, ठीक। अच्छा फिर आगे, अधिशोषित गैस की मात्रा में स्थिर ताप पर, स्थिर ताप हमें कैसा रखना है, फिक्स, स्थिर ताप रखना है। अधिशोषण की घटना में जो अधिशोषित गैस है उसकी मात्रा हमने मान ली है यम। यम का मतलब समझ रहे हो ना, 1 किलोग्राम हो सकता है, 2 किलो, जो आप समझो, ठीक। तापमान कैसा रखना है, फिक्स रखना है। अच्छा आगे क्या रखा है, स्थिर ताप पर दाब के साथ परिवर्तन एक वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। बात समझना, क्या बताया बच्चों कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो अधिशोषण की घटना में जो गैस अधिशोषित हो रही है, समझते रहना ध्यान से। अधिशोषण की घटना में जो गैस अधिशोषित हो रही है उसकी मात्रा कितनी हमने मान ली है, यम। उसकी मात्रा हमने कितनी मान ली है, यम। और तापमान कितना मान लिया है, फिक्स। तापमान उसमें हमने फिक्स मान लिया है। अब अगर हम क्या करेंगे, अधिशोषित गैस की मात्रा और इसके दाब पर एक वक्र खींचेंगे। वक्र का मतलब समझ रहे हो, एक ग्राफ खींचेंगे, तो वो जो ग्राफ बनेगा उसी को ही हम अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी। अच्छा एक चीज आप बताओ बच्चों, जैसे मान लो अगर ये सिलेंडर में गैस भरी है, ये ध्यान समझना बच्चों, अगर ये सिलेंडर में गैस भरी हुई है, ध्यान से समझना, तो इस गैस में, ये मान लो सिलेंडर में गैस भरी है और इस गैस का तापमान फिक्स है। अगर इस गैस का तापमान फिक्स है तो तापमान अगर फिक्स होगा तो दाब जितना रहेगा इसका दाब मान लेते हैं पी है। देखो एक चीज समझना, दाब कैसे होगा, तो ये गैस के अणु जो है इधर उधर टक्कर मारते रहते हैं ना, तो सिलेंडर में टक्कर मारेंगे और जितना टक्कर मारेंगे उतना दाब होगा। बात समझ पा रहे हो। तो मान लेते हैं सिलेंडर का दाब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये दाब टक्कर मारेंगे कि नहीं, अणु सिलेंडर की सतह पर मारेंगे ना, तो जितना टक्कर मार रहे हैं वही उसका दाब होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसी सिलेंडर के तापमान को बढ़ाएं, अगर इसी सिलेंडर के तापमान को बढ़ाएं, मान लें पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिलेंडर रखा था, अगर इसके तापमान को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका दाब बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। गैस के अणु के पास ऊर्जा मिलेगी और गैस के अणु जा करके इधर टक्कर मारेंगे, फटाफट फटाफट, बहुत तेजी से टक्कर मारेंगे। पहले धीमे धीमे टक्कर मार रहे थे, अब तेजी से टक्कर मारेंगे। जब तेजी से टक्कर मारेंगे तो दाब पहले से बढ़ेगा। यानी इतना तो हम जानते हैं कि किसी भी गैस का ताप बढ़ाने पर दाब जो है बढ़ता है। इतनी बात समझ पाए, ताप बढ़ाने पर जो दाब है वो बढ़ता है। और एक बात और देखो बच्चों, लेकिन यहाँ पे हमने
इसीलिए ताप क्या कर दिया, स्थिर कर दिया है। क्या कर दिया है, स्थिर। ताप तो स्थिर कर दिया है, यानी ताप पे जो दाब बढ़ रहा था या घट रहा था उस पर निर्भरता तो खत्म हो गई। लेकिन हमने काम क्या किया है, हमने जो गैस की मात्रा है वो यम ले ली है, ठीक। तो अब इसी के संबंध में ये क्या नाम है, फ्रांडलिक समतापी वक्र, इसके संबंध में फ्रांडलिक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक अपना पहले समीकरण दिया और उस समीकरण की सहायता से उन्होंने एक वक्र बनाया, और वो वक्र जो बनाया वो अधिशोषित गैस की मात्रा, समझ रहे हो ना, वो कितनी है, यक्स, ठीक। और ये नीचे क्या है, नीचे इसे क्या बोलते हैं, अधिशोषक। ये नीचे जो है कोई ठोस है, इसे क्या कहेंगे, अधिशोषक, ठीक। तो अधिशोषक को मान लेते हैं, इसकी मात्रा जो वो कितनी है, वो यक्स है, कितनी है, यक्स। और जो अधिशोषित गैस है, ये क्या है, अधिशोषित गैस। तो अधिशोषित गैस की मात्रा कितनी है बच्चों, एम, अधिशोषित गैस, इसकी मात्रा कितनी है, यम। तो इन्होंने क्या किया, अधिशोषक तथा अधिशोषित गैस के बीच एक समीकरण प्राप्त किया, और उस समीकरण की सहायता से उन्होंने एक ग्राफ बनाया, उसी को हम अधिशोषित समतापी कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रांडलिक समतापी वक्र। फ्रांडलिक ने 1919 में ठोस अधिशोषक कहाँ, ये देखो, ये ठोस अधिशोषक है, ठीक है। ठोस अधिशोषक के इकाई द्वारा एक निश्चित ताप अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य एक प्रयोग पर आधारित संबंध दिया, एक प्रयोग पर आधारित संबंध यानी एक समीकरण दिया, ठीक है, जिसे निम्न समीकरण से व्यक्त करेंगे। वो समीकरण क्या है बच्चों, देखो तो मुझसे मिटाते हैं, वो समीकरण क्या होता है। तो वो समीकरण आपका है यक्स अपॉन एम, ठीक है, एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल पी की पावर 1 अपॉन एन। बात समझना बच्चों, क्या होता है समीकरण, यक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल पी की पावर 1 अपॉन एन। बात समझ पाए यहाँ तक, अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जो हमारा समीकरण है वो फ्रांडलिक ने कौन सा दिया, एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनल पी की पावर 1 अपॉन एन, ठीक है। तो जहाँ पे ये यक्स है तुम्हारा, ये यक्स जो है, यक्स जो तुम्हारी अधिशोषित गैस है उसकी मात्रा है, यक्स क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा है। यम जहाँ पे क्या है, तो यम जो तुम्हारा अधिशोषक है, अधिशोषक जिस पे गैस आकर के चिपक रही है उसका द्रव्यमान है, मान लिया वो यम है, कितना है, एम। और पी क्या है बच्चों, तो पी तुम्हारा दाब है, पी क्या है, तो पी तुम्हारा दाब है, इधर लिख देते हैं, पी जो है ये क्या है, दाब। इसके बाद यन क्या है, यन क्या है, तो ये एक स्थिरांक है, क्या है बच्चों, स्थिरांक। इतनी बात समझ पाए कि नहीं। यक्स क्या है, तो तुम्हारा अधिशोषित गैस की मात्रा है, यम क्या है, तो तुम्हारा अधिशोषक का द्रव्यमान है, पी क्या है तुम्हारा, तो दाब है, एन क्या है तुम्हारा, स्थिरांक है। बात समझ पाए। अब यहाँ से आप देखोगे, हमें मालूम है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, यक्स अपॉन यम प्रोपोर्शनल जब हटता है तो एक नियतांक और आता है, और ये तुम्हारा हो जाएगा पी की पावर 1 अपॉन एन, पी की पावर एन अपॉन, ठीक है। तो ये एक समीकरण तुम्हें यहाँ से प्राप्त होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अच्छा, और देखो बच्चों, यहाँ से आपको और एक चीज़ क्या समझना है, कि जो तुम्हारी ये गैस है वास्तव में, ठीक, बात समझना, जो ये तुम्हारी गैस है, इसमें इसका कुछ दाब तो होगा कि नहीं, बताओ, होगा कि नहीं। अच्छा भाई, जो गैस है ये दाब डालेगी कि नहीं, बताओ। कि जो गैस दाब डाल रही है ये 3 तरीके का डाल सकती है, कैसा, एक उच्च दाब, एक निम्न दाब, एक मध्यम दाब। बात समझना, उच्च दाब, निम्न दाब, मध्यम दाब। तो देखो यहाँ पे आप समझो, जो गैस दाब डालेगी कितने प्रकार की डालेगी, 3 प्रकार की। उच्च दाब, पहला उच्च दाब, अगर उच्च दाब होगा उस समय, यहाँ पे समझना बच्चों, उस समय जो 1 अपॉन एन है, 1 अपॉन एन जो है ये किसके बराबर होगा, तो ये 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ समझना, जब गैस उच्च दाब डालती है तो 1 अपॉन एन का मान 0 के बराबर होगा। किसके बराबर, 0 के बराबर। अब ये 1 अपॉन एन का मान जब 0 रखोगे तो तुम्हारा मान क्या आएगा, देखो इस समीकरण में, समीकरण को आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा यक्स अपॉन एम बराबर के अब पी। ये अगर मान हो गया 0 तो इसका मान क्या होता है, 1, तो इसको करोगे यक्स अपॉन एम बराबर के। इतनी बात समझ पाए, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या है, दाब जब उच्च होगा तब, सॉरी के, हाँ ये पी 0 के आएगा तुम्हारा, ठीक, केवल क्योंकि ये पी की पावर 0, इसका मान 1 हो जाएगा। अच्छा, तो ये तुम्हें समीकरण प्राप्त होगा कब,
इस समीकरण से जब दाब उच्च होगा, दाब कैसा होगा, उच्च दाब होने पर 1/n बराबर 0 हो जाता है और x/m बराबर k की पावर 0, x/m बराबर k। ठीक, ये समीकरण मिल जाता है। दूसरा, अगर दूसरा नंबर देखो बच्चों, दाब कैसा होगा, निम्न। दाब कैसा होगा बच्चों, निम्न। निम्न दाब होने पर क्या होता है देखो, तो तुम्हारा 1/n जो है, 1/n जो है इसका मान किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाता है, निम्न दाब होने पर 1/n का मान 1 के बराबर हो जाता है। अब इसी मान को हम इसमें रखेंगे समीकरण में, तो समीकरण में रखेंगे तो ये x/m बराबर k, अब p की पावर 1/n का मान 1 हो गया तो 1 रख देंगे, तो ये तुम्हारा समीकरण आ जाएगा x और बराबर x/m बराबर kp, या फिर और कर लो इसको अगर करना है तो x/m प्रोपोर्शनल आ जाएगा तुम्हारा p के। क्या आ जाएगा, p के। तो एक समीकरण तो तुम्हारा ये बन गया, एक तो ये बन गया, चाहो इसको याद कर लो, चाहो इसको याद कर लो। ठीक, तो देखो यहाँ पे जब दाब तुम्हारा उच्च होगा तो x/m बराबर k हो जाएगा, जब दाब निम्न होगा तो x/m बराबर kp हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा, जब दाब तुम्हारा देखो बच्चों तीसरे नंबर पर, जब दाब तुम्हारा बच्चों मध्य हो जाएगा। ठीक है, मध्यम, या लिख लो मध्यम दाब। कैसा होगा, मध्यम दाब। तो तुम्हारा देखो ये 1/n जो होता है ये 1/n के बराबर ही रहता है, तब तुम्हारा 1/n जो है 1/n के बराबर ही रहता है। बात समझ रहे हो। आगे तो जब इसमें लिखोगे तो ये आ जाएगा, यही सूत्र मिल जाएगा फिर हमें, x/m बराबर k p की पावर 1/, यही मिलेगा। तो मध्यम दाब के लिए जो सूत्र हमारा मिलेगा तो वो यही मिलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, इतनी बात समझ में आए थोड़ी बहुत, है ना। अब देखो यहाँ पे हम ये देखेंगे बच्चों, ये उच्च दाब के लिए, ये उच्च दाब के लिए, ये निम्न दाब के लिए, ये मध्यम दाब के लिए। ठीक है बच्चों। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ इसका बनाएंगे, जो ग्राफ इन्होंने बनाया था उस ग्राफ को देखें। कौन सा ग्राफ, यही अधिशोषण समतापी जिसको हमने नाम दिया है। ठीक है, तो अधिशोषण समतापी ग्राफ जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे समझना बच्चों। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा y अक्ष है, ये तुम्हारी x अक्ष है। ठीक, तो y अक्ष में जो हम लेंगे, y अक्ष में देखो बच्चों यहाँ पे इस तरफ क्या है, इधर देखो x/m, क्या लेंगे, x/m, यानी y अक्ष पे हमें लेना होगा x/m। ठीक, x अक्ष पे जो हम लेंगे, x अक्ष पे क्या लेंगे, तो वो लेंगे p। x अक्ष पे हमें क्या लेना है बच्चों, p। अच्छा, ठीक है। अब पहले आप देखोगे बच्चों यहाँ पे क्या देखोगे, जो ग्राफ आपका चलेगा वो किस हिसाब से चलेगा। यहाँ पे देखो हमें 3 स्थितियां मिली हैं, देख ध्यान समझते रहना। 3 स्थितियां, एक उच्च दाब, दाब जब तुम्हारा उच्च होगा, तो देखो दाब ये तुम्हारा दिया है इस पे, दाब जब तुम्हारा उच्च होगा, दाब जब तुम्हारा निम्न होगा, दाब जब तुम्हारा मध्यम होगा। तो 3 स्थितियां हैं, समझ रहे हो ना बच्चों। तो देखो यहाँ से हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दाब जब तुम्हारा निम्न होगा। दाब कैसा होगा, निम्न। तो जब दाब तुम्हारा निम्न होता है, देखो यहाँ समझना, दाब तुम्हारा जब निम्न होगा तो x/m प्रोपोर्शनल p होता है। यही समीकरण तो मिला हमें, देखो इधर, इसको समझो थोड़ा सा। क्या बताया, दाब जब तुम्हारा कैसा होगा, निम्न। सबसे पहले तो कोई चीज़ निम्न तो होती है, फिर क्या आती है, फिर मध्यम आती है, फिर क्या आता है, फिर उच्च आता है। ऐसा तो होता है सिस्टम। सबसे पहले कोई चीज़ निम्न होती है, छोटी होती है, फिर और बड़ी होती है तो मध्यम हो जाती है, और फिर और बड़ा होता है तो उच्च हो जाता है। तो ग्राफ भी हमारा ऐसे चलेगा, सबसे पहले निम्न, फिर मध्यम, फिर उच्च, ऐसे होगा ना। तो सबसे पहले निम्न, निम्न में देखो हमारा समीकरण क्या मिला है, x/m बराबर kp, या इसको और कहें x/m प्रोपोर्शनल p के, x/m प्रोपोर्शनल p के। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो, हमने कई बार बताया है। अगर ये लिखा है x/m प्रोपोर्शनल p, प्रोपोर्शनल क्या बताता है, क्या बताता है, प्रोपोर्शनल ये बताता है कि जैसे 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 p का मान बढ़ेगा वैसे वैसे x/m का मान बढ़ेगा। यही तो बताता है, यही कह सकते हैं, x/m का मान अगर बढ़ेगा तो p का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हंसेगा तो ये भी हंसेगा, ये रोएगा तो ये भी रोएगा। तो अगर ऐसा स्थिति आती तो इनके बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, सीधी रेखा में। कैसा बनेगा, सीधी रेखा में। अगर इसका मान 1 आएगा, देखो अगर इसका मान 1 आएगा तो उसका भी मान 1 आएगा, अगर इसका मान 2 आएगा तो इसका मान भी 2 आएगा, अगर इसका मान 3 आएगा तो इसका मान 3 आएगा। ये मान लो, अगर ये 1 बढ़ेगा तो वो भी 1 बढ़ेगा, अगर ये 2 बढ़ेगा तो ये भी 2 बढ़ेगा, अगर ये 3 बढ़ेगा तो ये भी 3 बढ़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसा ग्राफ अगर बनाएंगे इन दोनों के बीच तो वो बिल्कुल कैसा होता है, सरल रेखा में। कैसा होता है, सरल रेखा। तो यहां से देखो बच्चों, ये x/m ये तो है ऊपर, इधर देखो ये x/m है और ये p है। तो इनके बीच पहले जो ग्राफ बनाएंगे, देखो ध्यान समझते रहना, पहले जो ग्राफ बनाएंगे वो बिल्कुल सरल रेखा में ऐसे बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे बनेगा कि नहीं।
ये देखो ये क्या बता रहा है, देखो इधर समझना। मान लो इस ग्राफ में हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं ये, तो देखो इधर यहाँ पे समझो, ये पॉइंट अगर लेते हैं तो यहाँ पे P का मान देखो कितना आ रहा है, P का मान देखो इधर, P का मान कितना आ रहा है अगर यहाँ पे देखा जाए तो P का मान इतना आएगा कि नहीं। और अगर हम यहीं पे हम x अपॉन m की बात करें तो x अपॉन m का मान कितना आएगा, वो भी इतना आएगा। तो जितना देखो ये सीधा अगर ग्राफ है तो ये यही तो बताता है कि जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये इतना मिला दोगे तो इतना ये हो जाएगा, उतना ये भी हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यानी जब तुम्हारा निम्न स्थिति है, देखो इधर, जब दाब तुम्हारा निम्न है तो तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा। अब यहाँ तक तो तुम्हारा ग्राफ निम्न हो गया, यहाँ तक कैसा हो गया बच्चों ग्राफ, ये वाला यहाँ तक तुम्हारा जो ग्राफ है ये यहाँ तक कैसा है, निम्न दाब। ये क्या है, निम्न दाब। अब दाब कैसा आएगा, देखो निम्न दाब के बाद फिर कौन सा दाब आता है, मध्यम दाब। कौन आता है, मध्यम दाब। अब मध्यम दाब का देखो सूत्र क्या है, x अपॉन m, ठीक है, x अपॉन m बराबर k p की पावर 1 अपॉन n। समझना बच्चों, x अपॉन m बराबर k p की पावर 1 अपॉन n। तो इसका अगर निकालेंगे देखो तो ये x अपॉन m प्रोपोर्शनल p की पावर 1 अपॉन n होगा कि नहीं। तो अगर इसका बेटा जब ग्राफ बनाते हैं तो वो थोड़ा सा इससे सीधी रेखा में ना होकर के तिरछा हो जाता है। कैसा हो जाता है, तिरछा। तो जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसको यहाँ से अलग अलग पिक्स बनाए थे तो वो ग्राफ जो हमारा बनेगा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा ऐसे। देख रहे हो ना, तिरछा हो गया कि नहीं। तो ये वाला जो तुम्हारा इतना ग्राफ दिख रहा है ये क्या है, मध्यम दाब वाला। किसका, ये मध्यम दाब वाला। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये वाला जो ग्राफ तुम्हारा बना ये मध्यम दाब वाला है। ठीक, क्लियर। चलो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कैसा हो गया, मध्यम दाब, और यहाँ से यहाँ तक कैसा हो गया, निम्न दाब। अच्छा, अब इसके बाद कौन दाब आएगा, उच्च दाब। कौन आएगा, उच्च दाब। उच्च दाब को देखो अगर तो ये क्या, x अपॉन m बराबर k, x अपॉन m बराबर k, यानी हर समय x अपॉन m का मान कितना रहेगा, फिक्स रहेगा, k ही रहेगा। मतलब हर समय k का मान लेते हैं 20, कितना मान लेते हैं 20। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू मान लेते हैं 20, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो तुम कुछ भी करो x अपॉन m का मान हमेशा 20 से रहेगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ग्राफ तुम्हारा बिल्कुल सीधा हो जाता है। कैसा हो जाता है, सीधा। यानी अब ग्राफ जो तुम्हारा चलेगा वो कैसा चलेगा बच्चों, एकदम सीधा ऐसा चलेगा, ऐसा। बात समझ पा रहे हो नहीं, समझना ध्यान से। ये वाली स्थिति जो तुम्हारी पहली वाली स्थिति है ये कौन सी स्थिति है, तो निम्न दाब। ये वाली जो दूसरी वाली स्थिति है तो कौन सी स्थिति है बच्चों, मध्यम दाब। ठीक, ये दूसरी वाली जो स्थिति है ये कौन सी है, उच्च दाब। ठीक, चाहो तो अपना ये सूत्र भी लिख सकते हो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये। निम्न दाब का सूत्र क्या है, तो निम्न दाब का सूत्र आपका ये है x अपॉन m प्रोपोर्शनल p। यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो x अपॉन m प्रोपोर्शनल p। मध्यम दाब का क्या है बच्चों, तो मध्यम दाब का सूत्र क्या है, x अपॉन m प्रोपोर्शनल 1 अपॉन, देखो मध्यम दाब का सूत्र क्या है, x अपॉन m प्रोपोर्शनल p की पावर 1 अपॉन n के हिसाब से चल रहा है ये वाला। और उच्च दाब का क्या है, x अपॉन m बराबर k। ठीक, समझ पाए कि नहीं। तो इस तरीके का तुम्हारा जो ये ग्राफ बना है, इसी ग्राफ को बच्चों क्या कहते हैं, तो इसी ग्राफ को कहते हैं अधिशोषण समतापी। क्या कहते हैं बच्चों, अधिशोषण समतापी ग्राफ। समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसी ग्राफ को हम ये भी कह सकते हैं फ्रांडलिक समतापी वक्र। क्या कहते हैं बच्चों, फ्रांडलिक समतापी वक्र। कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया, ये समीकरण जो है, देखो यहाँ पे एक प्रयोगात्मक मान है, यहाँ और कुछ नहीं किया सकता है कि x अपॉन m प्रोपोर्शनल जो p है वो 1 अपॉन n के बराबर। ये समीकरण सबसे पहले बनाया था फ्रांडलिक ने। ठीक है, जहाँ x क्या है, तो x हमें मालूम है अधिशोषित गैस की मात्रा है, m क्या है तो अधिशोषक का द्रव्यमान है, ठीक, p क्या है तो गैस का दाब है, n क्या है तो एक स्थिरांक है। इसके बाद हमने और इसको सॉल्व किया तो x अपॉन m बराबर k p की पावर 1 अपॉन n आ गया। इसके बाद बच्चों अगर उच्च दाब होगा तो 1 अपॉन n बराबर कितना होगा, 0। उच्च होगा तो 1 अपॉन n बराबर 0। निम्न दाब होगा तो 1 अपॉन n बराबर 1। मध्यम दाब होगा तो 1 अपॉन n बराबर 1 अपॉन n। ऐसे करने के बाद ये हमें 3 समीकरण मिले और इन 3 समीकरणों की सहायता से हमने ये ग्राफ प्राप्त कर लिया। और ये जो ग्राफ है हमारा, इसी ग्राफ को बच्चों हम अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र। इतना आप नोट कर लो, इसके बाद आगे हम बताते हैं। जिसको देखो इधर, अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो हम लॉग लेंगे, है ना। ये समीकरण यहाँ तक देख रहे हो ना,
इसके बाद दोनों और हम लॉग लेंगे, क्या लेंगे, दोनों और लॉग लेने पर। अब बच्चों यहाँ पे जब लॉग लेंगे देखो इधर, तो समीकरण कैसा बनेगा तुम्हारा, लॉग एक्स अपॉन एम, लॉग एक्स अपॉन एम बराबर लॉग के पी की पावर, सॉरी के पी की पावर 1/n। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे और बच्चों, अब क्या करेंगे, देखो ये तुम्हारा लॉग में है, अब क्या करेंगे, देखो लॉग यम इंटू एन हो गया कि नहीं, एक तरीके से इसको ऐसे लिख दो, लॉग एक्स अपॉन यम बराबर लॉग यम इंटू एन। क्या होता है बच्चों, लॉग यम इंटू एन क्या होता है, आप जानते हो, लॉग के प्लस लॉग पी की पावर 1/n होता है कि नहीं। ये लॉग, ये लॉग है और ये यम है और ये एन है, तो लॉग यम इंटू एन जो होता है लॉग यम प्लस लॉग एन होता है। ठीक, ये सूत्र आप जानते हो ना। अच्छा आगे, अब देखो लॉग एक्स अपॉन एम बराबर, अब क्या करेंगे बच्चों, ये लॉग के वैसे ही आ गया, ये 1/n आगे आ जाएगा प्लस 1/n, तो ये आगे आ जाता है, क्यों जानते हो, लॉग एम की पावर एन, तो एन जो होता है वो आगे आ जाता है, इंटू लॉग पी, सॉरी 2 बार लॉग दिया है, लॉग पी, बस ठीक है, 1/n ये आगे आ गया ना। ठीक है, तो अब बस, अब इसके बाद देखो इसको और लिख देंगे आगे, लॉग एक्स अपॉन एम बराबर लॉग, इसको देखो लॉग क्या कर लेंगे, इसको ये वाला जो पीछे है इसको आगे कर लो, ठीक है, पीछे वाले को आगे कर लो, तो ये 1/n लॉग पी प्लस लॉग के, क्या हो गया बच्चों, लॉग के। अब ये देखो समीकरण किस तरीके का बन गया, तो हमने सरल रेखा का समीकरण आपको बताया था बच्चों उस दिन, क्या होता है, y बराबर यम एक्स प्लस सी बताया था, उस तरीके का बन गया कि नहीं। तो यहाँ से y बराबर जो तुम्हारा देखो क्या निकलेगा, इधर देख लेते हैं फटाफट, y बराबर क्या निकलेगा, तो y बराबर तुम्हारा निकल आएगा बच्चों लॉग x अपॉन एम, इसके बाद फिर क्या निकलेगा, देखो यम बराबर क्या निकलेगा बच्चों 1/n निकल आएगा, x बराबर क्या निकलेगा लॉग p, और c बराबर क्या निकलेगा लॉग k। बच्चों इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनता है, हमें मालूम है ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ इसका अगर बनाएंगे देखो इधर, तो ग्राफ ये इस तरफ जो होता है x अक्ष में, ये क्या होता है, ये तुम्हारा देखो लॉग, ये तुम्हारा इस तरफ देखोगे यहाँ पे ये y बराबर mx प्लस सी होता, तो ये x होता है ना x, और देखो ये y अक्ष में क्या होता, तो y होती है, ये क्या होता है ऊपर y होती है ना। यहाँ पे x की जगह तुम्हारा कितना, देखो x की जगह कितना log p, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह log p हो जाएगा कि नहीं, तो x बराबर यहाँ पे लिख लोगे log p, या केवल log p लिख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, log p। अब देखो यहाँ पे y बराबर कितना है, तो y बराबर कितना log x अपॉन m, तो y की जगह यहाँ पे लिख लोगे बराबर log x अपॉन m। अब जो ग्राफ इसका बनता है बच्चा y बराबर mx प्लस सी का सरल रेखा वाला, वो कैसा बनता है आप लोग जानते हो कि वो इस तरीके से बनता है, देखो ये इस तरीके से, ऐसे तो बनता है ना बच्चों। अच्छा, तो ये जो बनता है, जो ये वाला इतना दूरी आता है, इतना ये वाला, ये क्या होता है, अंताखंड सी होता है, सी, और सी यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे क्या है, तो सी जो तुम्हारा है वो log k के बराबर है, क्या है log k, यानी ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है log k, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है log k। और जो रेखा होती है, रेखा की ढलान ये m होती है, क्या होती है m, तो यहाँ पे m बराबर क्या है बच्चों, m बराबर क्या है यहाँ पे, m बराबर 1/n, तो ये जो यहाँ पे हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो एक ग्राफ इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा log के रूप से, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। ठीक, इसके बाद देखो बच्चों, इसको आप बना लो जल्दी से, पहले यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। तो अभी यहाँ पे देख लेंगे बच्चों, विलियन के लिए अगर अभी समीकरण निकालेंगे, तो विलियन ये गैस के लिए था, ये किसके लिए था, गैस के लिए था। अब विलियन के लिए यदि शोषण का समीकरण निकालेंगे तो समीकरण यही रहेगा, बस वहाँ पे होगा क्या बच्चों, जो वहाँ पे गैस में दाब होता है, ऐसे विलियन में दाब की जगह क्या होती है, सांद्रता, क्या होती है सांद्रता, तो यहाँ पे बस पी की जगह क्या आ जाएगा सी। तो यानी विलियन के लिए जो समीकरण आपका ये बनेगा, ये क्या बनेगा, देखो बच्चों x अपॉन यम बराबर के, पी की जगह क्या आ जाएगा सी, के पी की जगह क्या आ जाएगा सी, और 1/n, बस ये समीकरण तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में सब चीज़ें जान चुके हैं। ठीक है, नोट कर लो।